धन्यवाद। नमस्कार। मैं लद्दाख के ठंडे पहाड़ों से आप सभी को लाता हूं नरम गरम अभिनंदन, शुभकामनाएं। खासकर एनएपीएम के 30 साल जो हो रहे हैं उसके लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ हर प्रांत से लोग आए हैं। बहुत रंग बिरंगा कार्यक्रम है, लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से नागालैंड तक। भारत की जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज यहाँ पर आए हैं। मैंने हमेशा जन आंदोलनों को एक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की तरह देखा है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सरकारें बनाते हैं तो ये एक इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सरकारें बनाते हैं तो ये जो जन आंदोलन है वो एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है, जिसका कि बहुत आदर होना चाहिए ऐसे देशों में जहां सच में लोकतंत्र की इज्जत होती है। ये ऐसे सरकारों के लिए भी बहुत लाभदायक होती है जो संवेदनशील होते हैं जनता की प्राथमिकताओं के लिए, जनता के ख्वाहिशों के लिए, क्योंकि इससे पता लगता है सरकार को कि क्या महसूस करती है जनता। और अगर ऐसा ना हो तो सरकारों को किसी भी दिशा में हवाएं, जो निजी स्वार्थ की हवाएं हैं, इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो उड़ा के ले जाएं, तो ऐसे आंदोलन संतुलन लाती है, बैलेंस लाती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लोकतंत्र को और सशक्त करने के लिए इतने संख्या में हर देश के हिस्से से जुड़े हैं और यहाँ बहुत नारे लग रहे हैं। तो इसमें हम भारत को सुंदर बनाने के लिए जो ये प्रक्रिया है, और एक नारा भी लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरी आशा है कि भारत के लोकतंत्र को हर तरफ से सशक्त किया जाए, खासकर ऐसे अनौपचारिक इनफॉर्मल अभिव्यक्तियों से, एक्सप्रेशन से। पिछले 1-1.5 महीने से मैं भारत के अलग अलग प्रांतों में, शहरों में एक धन्यवाद यात्रा पर हूं और आज के इस सम्मेलन में भी मैं अपने इस धन्यवाद यात्रा का एक हिस्सा मानता हूं। धन्यवाद इस बात का कि जब लद्दाख का संघर्ष चल रहा था और अभी चल रहा है, तो लद्दाख के लोगों ने तो भारी संख्या में बाहर आकर ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोगों का सीधा बाहर आकर अपनी भावनाओं को दिखाना, दर्शाना। लद्दाख में हजारों की संख्या में लोग आए बाहर, जहां 3 लाख की तो आबादी है। लेह जिले में लगभग 1.5 लाख लोग हैं, वहां 30,000 के करीब लोग बाहर आकर अपनी अभिव्यक्ति करने लगे लद्दाख को बचाने की। तब भारत के अलग अलग शहरों में भी हजारों की संख्या में लोग बाहर आए, अनशन किए, अलग अलग काल के लिए। यहाँ संतोष जी भी हैं जिन्होंने 10 दिन के लिए लद्दाख के लिए अनशन किया था पुणे में। ऐसी जो भारत के हर प्रांत का एक दूसरे के लिए समर्थन है, यही भारत को सुंदर बनाता है। और इस समर्थन के लिए हमने सोचा कि हमें जाकर सभी को धन्यवाद करना चाहिए। और इस सिलसिले में बहुत जरूरी था कि हम नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट का धन्यवाद करें। आपके सदस्यों ने अलग अलग प्रांतों से लद्दाख का समर्थन किया और आपके प्रतिनिधि लद्दाख आए भी समर्थन के लिए, लद्दाख के लोगों के साथ आवाज मिलाने के लिए। तो इसलिए हम हर जगह
धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाते रहे हैं। इसी धन्यवाद के सिलसिले में हम अभी लौटे हैं अमेरिका से, न्यूयॉर्क में, जहां हमने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का भी धन्यवाद किया। आपको बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस जलवायु परिवर्तन के चलते जो ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं हमारे जैसे लोग, जहां दुनिया के सारे ग्लेशियर हिमनद हैं, उन हिमनदों को आदर करते हुए उनके संरक्षण के लिए 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया है। तो इसके लिए धन्यवाद करने के लिए हम वहां गए। और ये हिमनद, ये ग्लेशियर सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, लद्दाख के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए, और जो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग रहते हैं, वैसे ही उत्तर में तिब्बत और चीन में रहते हैं, लगभग 200 करोड़ लोग इस पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर करते हैं, जो कि दुनिया की 1/4 आबादी है। तो इसे बचाना बहुत जरूरी है। और ऐसा जब कदम संयुक्त राष्ट्र ने भी उठाया और एक संदेश दिया दुनिया को कि ऐसे जलवायु को और प्रकृति को और ग्लेशियर्स को बचानी है, तो ये बनता था कि हम उन्हें धन्यवाद करें। जो लद्दाख का संघर्ष था, जिसमें आप लोगों में से बहुतों ने भाग लिया, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं, जिनको कम मालूम हो या अभी क्या हो रहा है उसके बारे में, और आप कैसे इसमें जुड़े रह सकते हैं इसके बारे में भी। तो आपने बहुतों ने सुना होगा कि लद्दाख 6वें शेड्यूल में संरक्षण मांग रहा है अपने उस इलाके का, उसकी प्रकृति का, उसकी संस्कृति का, जिस संस्कृति ने हजारों सालों से इस प्रकृति को बचाए रखा, संजोए रखा, जिनके हाथों में ये ग्लेशियर संरक्षित रहे, उस संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान में, आज जब हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने ऐसे जनजातियों को, ऐसे इंडिजिनस पीपल्स ग्रुप्स को, ट्राइब्स को अधिकार दिए कि उन्हें संरक्षण मिले संविधान में। तो 6वां शेड्यूल भारतीय संविधान का ही एक हिस्सा है, जो स्थानीय लोगों को ये अधिकार देता है लोकतंत्र के तरीके से। ये एक लोकतंत्र का ही हिस्सा है, जो जिले के स्तर पर ऐसे संवेदनशील जगहों में लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा अपना फैसला खुद करने का, कि कैसा विकास हो, कैसा ना हो, किस काम में यहाँ की जमीनें, जल, जंगल आए, कहाँ ना आए, संस्कृति को कैसे बचाएं, ये अधिकार स्थानीय लोगों को ही देती है। तो ये कोई बाहर से आई कल्पना, परिकल्पना नहीं है, ये भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। इससे भी बड़ा ताज्जुब की बात होगी आपको ये जानकर, ऐसे वक्त में जब कई वेस्टेड इंटरेस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 6वां शेड्यूल लद्दाख के लोग कुछ नाजायज मांग रहे हैं, ये सीमा पर लोग कुछ अलग मांग कर रहे हैं, ये कितना बेबुनियाद है आपको मैं बताऊं। जब इस तरह के ट्रोलिंग और चैनल्स पर पब्लिसिटी किया जा रहा है कि लद्दाख का मांग जायज नहीं है, तो वो कैसे हुआ और क्यों हो रहा है, इसकी पीछे का दूसरा हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। तो ये मांग लद्दाख के लोगों में तो थी बहुत पहले से कि यहाँ जनजातीय लोग रहते हैं और उनके लिए संविधान में एक प्रावधान है 50% हो तो उसको मान्यता मिलती है ऐसे जगहों को। लद्दाख में तो 95% जनजातीय लोग रहते हैं, बहुत संवेदनशील है ये इलाका। मगर उससे भी ज्यादा यहाँ की लोगों की सोच विचार से ज्यादा जब 2019 में
लद्दाख को अलग एक यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर के साथ अलग 2 यूटी बनाए गए, तो लोगों के कहने से पहले ही भारत सरकार ने खुद अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखा भारी सभाओं में कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षण देने पर हम गौर कर रहे हैं। और सिर्फ सभाओं में बात नहीं थी, ये चुनाव के सभाओं में सिर्फ बात हो तो कोई कह भी सकता है कि होता है, नहीं होता है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए। जो वचन है वचन पूरे हो, यही तो लोकतंत्र की परंपरा में आस्था रखने की एक अगर बुनियाद है तो वो विश्वास है। तो हर बात की विश्वास होनी चाहिए, मगर ये लिखित में जो नेशनल SC/ST कमीशन है, जनजातीय कमीशन जो है, उसके मिनट्स में छपे हैं कि लद्दाख को सरकार 6वीं शेड्यूल में संरक्षण देने जा रही है। कई मिनिस्ट्रियों ने, खासकर ट्राइबल मिनिस्ट्री में तो अलग अलग समय पर ये हमें कहा कि हम इस अनुसार आपका संरक्षण 6वें शेड्यूल में दे रहे हैं। तो आज ये कैसे नाजायज बन गया हमें समझ नहीं आता है। ये वचन 2 बार के चुनाव में दिए गए। 2019 में जब संसदीय चुनाव हो रहे थे तो पहले 3 बिंदुओं में ये वचन था, ये लिखित में है, हर पोस्टर पे छपे हैं कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। चुनाव के मैनिफेस्टो में पहले 3 बिंदुओं में थे। फिर उसके बाद 2020 में लद्दाख में जो सबसे प्रतिष्ठित चुनाव होते हैं, लद्दाख के हिल काउंसिल का, उसमें तो ये पहले बिंदु पर था। मैं कह रहा हूं कि रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में था, भारतीय जनता पार्टी के, जिनके हाथ में आज भी ये देना न देना उनके हाथ में है। तो उनके ही मैनिफेस्टो में 2019 में भी था, 2020 में नंबर 1 जो चुनावी घोषणा पत्र में प्रस्ताव था वो लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना। तो ये वचन है लोगों को दिया हुआ, और इसको याद दिलाना कैसे एक जुर्म बन गया हमें समझ नहीं आता। जो वचन आपने दिया है, लिखित दिया है, लोगों को विश्वास दिलाकर दिया है, जिसके बुनियाद पर 2 चुनाव जीते भारी बहुमत से, संसदीय चुनाव भी जीते और जो हिल काउंसिल के चुनाव थे वो भी जीते। तो ये बुनियाद था क्यों वो चुनाव जीते, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने दूरदर्शिता से प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण को वोट दिया कि अगर ऐसा दे रहे हैं तो हमें अपनी तरफ से समर्थन देना चाहिए। मगर उस चुनाव के बाद 1 साल में खामोशी सी छा गई, और दूसरी साल में तो अगर हम इस वचन का याद दिलाएं तो डांट फटकार पुलिस की तरफ से आपको सताया जाने लगा। कुछ बच्चे जिन्होंने स्टेडियम में 6 शेड्यूल की याद दिलाई गवर्नर साहब को, उन्हें ले जाकर बहुत पीटा गया। तो ऐसी घटनाएं होने लगी आपके ही दिए हुए वचन को याद दिलाने के लिए। और फिर ऐसे दर्शाया जाने लगा कि 6वां शेड्यूल नाजायज मान गए, लद्दाख के लोग सीमा पर मनमर्जी करना चाहते हैं, इसमें कहीं पाकिस्तान का हाथ है तो कहीं चीन का हाथ है, ऐसे दर्शाया जाने लगा। ये समझना बहुत जरूरी है देश को कि ये कोई नई बात नहीं थी, ना ही ये लद्दाख के लोगों की बात थी, ये सरकार के तरफ से रूलिंग पार्टी का ही प्रस्ताव था, जिसे याद दिलाना लोगों ने अपना फर्ज समझा। तो आप भी सोच रहे होंगे और बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि उन्होंने इतना वचन दिया और फिर उस पे पलट गए
और उसे एक जुर्म की तरह देखने लगे। ऐसा क्या हुआ 1-2 साल के अंदर, ये हम भी सीधे नहीं समझ पाए, क्योंकि कभी कहीं लिखित में जवाब नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया। मगर घटनाओं को देखें तो हर कोई ये समझता है, लद्दाख में भी, देश में भी बुद्धिजीवी सभी समझते हैं कि इसमें इस 2 साल के बीच में ऐसे असर आए, ऐसे दबाव आए कि सरकार अपने वचन को भी पूरा नहीं कर पाए। दबाव कहां से आया? और इसीलिए मैं कह रहा था, ये जो जन आंदोलन है उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। दबाव कॉर्पोरेट्स की तरफ से आया, हमें ये दिखता है, इंडस्ट्रियल लॉबीज की तरफ से आया, वो भी ऐसे लॉबीज जो बहुत ही स्वार्थी लॉबीज थे, बहुत सम्मानित कॉर्पोरेट्स हैं इस देश में जो देश को बना रहे हैं। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हर जगह पर्यावरण का भी विनाश कर रहे हैं, लोगों की आशाओं का, उनके जीवन को तितर बितर कर रहे हैं और उसमें से अपना लाभ निचोड़ रहे हैं। वो हिमालय को भी बर्बाद कर रहे हैं, जंगलों को, नदियों को तबाह कर रहे हैं। तो वो राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र विनाश कर रहे हैं। उनके प्रति हमारी आवाज उठनी चाहिए। तो लद्दाख में हमें यही दिखता है कि ऐसी दबाव आने लगे, क्योंकि हमें दिखने लगा कि वहां पर एक बहुत 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 बड़ा बिजली परियोजना होने वाली है, जो कि सोलर परियोजना होगी। और सोलर, सूर्य ऊर्जा मेरा सबसे पसंदीदा ऊर्जा है या फील्ड है। तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि लद्दाख देश के काम आए, वहां हो सकता है बहुत ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि बहुत साफ आसमान रहता है। मगर जिस तरह से इसे किया जाने वाला है उस पर लद्दाख के लोगों को आपत्ति है। और ये परियोजना कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। ये परियोजना दुनिया का जो आज तक का सबसे बड़ा सोलर परियोजना है उससे 3-4 गुना बड़े होने वाली है। 3 गीगावाट का, 3000 मेगावाट का जो चीन में है उससे 3-4 गुना 13,000 मेगावाट का ये परियोजना होने वाली है। और ऐसे परियोजना के लिए बहुत जमीन जाता है, आप समझ सकते हैं। और जमीन जाए भी तो कोई बुरी बात नहीं है देश के लिए हो, मगर ये ऐसे जगह से दिया जा रहा है जहां पर लद्दाख के जो चरवाहे हैं वो देश के लिए भी, अपने लिए और देश के लिए राजस्व का अर्जन करते हैं। भारत के लिए बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी का स्रोत है जो लद्दाख के चरवाहे पश्मीना उत्पादन करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन पश्मीना लद्दाख में उगता है। अब ये परियोजना ठीक वही है जहां पर ये चरवाहे रहते हैं। और 40,000 एकड़ की बात हो रही है, जो कि 150 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा है। और इससे बिजली उत्पादन हो, मगर वहां के चरवाहे बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, जो बचे खुचे हैं वो भी मर जाएंगे। तो लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि अगर 6वां शेड्यूल होता तो हम इस पे कह सकते हैं आप यहां बनाइए, वहां ना बनाएं। तो ठीक उसी कारण से ये बदलाव आया, ऐसा लद्दाख में माना जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं उन्होंने ये देखा कि अगर ऐसा संरक्षण लद्दाख के लोगों को दें और ऐसे लोकतांत्रिक मंच दिए जाएं जहां प्रतिनिधि खुद अपने कानून बना सकते हैं, जैसा कि संविधान में कहा है, तो वो ऐसे कॉर्पोरेट्स को मनमानी करने नहीं देंगे, ऐसे जगह देंगे, ऐसे अच्छे कॉर्पोरेट्स का चुनाव करेंगे जो विनाश कम और विकास ज्यादा करेंगे। मगर इसी बात को बहुत बार इस तरह दर्शाया जाता है कि ये लोग विकास के खिलाफ हैं, ये भारत के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे सरकार द्वारा दिए हुए वचनों को ही याद दिलाना है। तो ये मैं आपको बता रहा था। और हम
अपना दायित्व समझते हैं, फर्ज समझते हैं कि लोगों को एक साथ लेके आवाज उठाएं, क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील हो तो ये सकारात्मक देखा जाएगा। क्योंकि जब सरकार पर दबाव एक तरफ से आता है, कॉर्पोरेट से, इंडस्ट्री से, तो वो काफी दबाव में होता है, क्योंकि चुनावों में उनका समर्थन आता है इन्हीं लॉबी से। और दूसरी तरफ लोगों से कोई आपत्ति ही ना हो तो ये दबाव काम कर जाता है, क्योंकि आपको हमने समर्थन किया, आप हमारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के लिए न चाहते हुए भी उनके नीचे झुकना पड़ता है। जबकि आपके जैसे सामाजिक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं लोग, तो सरकार के लिए एक अच्छा कारण बन जाता है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लोगों में कितना रोष है, हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक सहारा बन जाता है सरकार के लिए। अगर सकारात्मक रूप से देखें तो जन आंदोलन सरकार की मदद करता है सही रास्ते पे रहने के लिए। तो इसलिए हम अपना फर्ज समझते हैं लद्दाख में कि हम जी जान लगाकर आवाज उठाएं और सरकार की मदद करें कि वो ऐसे दबाव में न झुकें, देश को बचाए रखे, संविधान को बचाए रखे और विनाश कम, विकास ज्यादा सच में कर सकें। तो इसे अगर सकारात्मक पॉजिटिवली देखें तो एक तरह का योगदान है जो आप सब कर रहे हैं, समझ के या ना समझ के, मगर ये एक संवेदनशील लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत बड़ा योगदान है जो आप सब अपने अपने जगहों से कर रहे हैं और हम लद्दाख से कर रहे हैं। और इसीलिए हमने लद्दाख में लोगों को जब ये समझ आया तो वो बहुत भारी संख्या में, जैसा मैं बता रहा था, ले जिले के 1/3 आबादी पोलो ग्राउंड पर आ गई। आप सोचिए, 1/3 आबादी जो पैरों से अपना वोट दे रहे हैं, उसे लोकतंत्र कैसे ना माने। उसी तरह हमने अनशन किए, पदयात्रा किए, जिसमें आप सब जुड़े भारतवर्ष से। तो इसका धन्यवाद देने हम यहाँ हमने जरूरी समझा हम आए, क्योंकि जहां भी ऐसा देश में होता है तो हमें एक दूसरे की समर्थन करनी चाहिए। और हम आशा करते हैं कि जो अब वार्ताएं शुरू हुई हैं लद्दाख में, आपके समर्थन के कारण, जब हम पद यात्रा से दिल्ली पहुंचे, 1 महीना चलकर और उसके बाद 16 दिन अनशन किया, तो 16वें दिन में सरकार ने राजी हुए कि वो बातचीत करेंगे लद्दाख के नेताओं के साथ। तो वो अभी बातचीत जारी है। उसके 2 बातचीत हो चुके हैं, 3 दिसंबर को और 15 जनवरी को। मगर जो 15 फरवरी को होने वाले थे, जिसमें असली मुद्दे पे आने थे, पहले 2 में वो नौकरी, रोजगार, इन पे गए, जो छोटे मुद्दे थे मगर ठीक था, जरूरी था। मगर 15 फरवरी को वो 6वें शेड्यूल और राज्य का दर्जा, यानी कि लोकतंत्र लद्दाख को भी मिले, उस पे बातचीत करने वाले थे। क्योंकि लद्दाख में अभी कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है जहां पे जनप्रतिनिधि कुछ भी कह सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में, यानी कि परमानेंट गवर्नर रूल लगा हुआ है लद्दाख में। तो वो जो 15 तारीख की बातचीत होने वाली थी, वो अब पोस्टपोन होते रहा और अब मार्च का महीना आया है और लोगों को बहुत शक है वहां कि शायद ये वार्ताएं भी नाकाम हो जाएं। तो इसलिए हमें अपनी आवाज जारी रखनी होगी।